हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। ये लेक्चर जो है बहुत जनरल नेचर का है और मेरे ख्याल से जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं रेंजिंग फ्रॉम बीएससी टू एमएससी, ये कहीं ना कहीं सबके लिए यूज़फुल होने वाले हैं। ये मैं नेक्स्ट जो कमिंग कुछ लेक्चर्स हैं, बेसिकली मैंने हेडिंग तो इस टॉपिक की दी है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ओके। लेकिन इसमें कई वैरायटी ऑफ टॉपिक्स टच होंगे जो आप बार बार अपनी फ़िज़िक्स की स्टडीज़ में इनकाउंटर करते हैं। मैथमेटिक्स में भी करते होंगे, बट मैं कई बार बहुत रिगरस मैथमेटिक्स नहीं करूँगा, तो इसलिए मैं केवल फिज़िक्स के व्यू पॉइंट से बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आप अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स यूज़ करते हैं फिजिक्स में डिपेंडिंग ऑन द सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो हमारा सबसे कॉमन, सबसे मोस्ट फेमिलियर और इजी टू यूज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, लेकिन कई बार आपको दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में वर्क करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, या अगर आप 3 डायमेंशन में जाएँ तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, या और भी हो सकते हैं। तो जनरल रेसिपी क्या होती है कुछ चीज़ों के बारे में, किस तरह से अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्वांटिटीज़ के साथ आप वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कार्टेशियन में किस तरह के होते हैं, प्लेन पोलर में किस तरह के होते हैं, बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह के होते हैं, या एलिमेंट्री जिन्हें हम एरिया एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट कहते हैं, उनके एक्सप्रेशंस इन जनरल किस तरह से आपको मिलते हैं, ओके। और आप इन डिस्कशंस को हम और आगे एक्सटेंड करें, वी विल सी। तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के जो एक्सप्रेशंस होते हैं अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, वो किस तरह से ऑब्टेन किए जा सकते हैं, या अगर आपको यूज़ करने पड़े तो इमिडिएटली आप उनको लिख कैसे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा इन डिस्कशन से हमें मदद मिलेगी। तो अगेन मैं रिपीट करूँगा, बहुत एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यूज़ करके, केवल एट द मोस्ट आई गेस पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो मैथमेटिक्स होती है उसको यूज़ करके, ओके, हम कई इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स डिराइव कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, ओके, लेट्स सी वेयर इट टेक्स अस। यहाँ पे कुछ चीज़ों की जो हम बात करने वाले हैं करंट लेक्चर और आने वाले एक आध लेक्चर्स में, यूनिट वेक्टर का नोशन अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, ओके, ग्रिड कोऑर्डिनेट ग्रिड्स एंड ऑल दीज थिंग्स। मैं 2 डायमेंशनल एग्जांपल से स्टार्ट करूँगा। पहले कोऑर्डिनेट शब्द का मतलब क्या हुआ, मतलब कोऑर्डिनेट आप किसे कहते हैं। मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं 2 डायमेंशन में हमसे कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं। आप कार्टेशियन सोच सकते हैं, बाद में अभी हम प्लेन पोलर की भी बात करेंगे। तो मैं बहुत सिंपल उसका एक आंसर दे रहा हूँ, इट इज़ अ वे टू लोकेट अ पॉइंट इन 2D से। ये आपका 2 डायमेंशनल प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपका प्लेन था। पहले इस तरह सोचिए, ये कॉपी या कोई सरफेस एक प्लेन है और इसमें आपने 2 एक्सिस बना दी। एक को आपने एक्स एक्सिस कह दिया, एक को वाई एक्सिस। ये आपकी चॉइस है, आप एक्स और वाई एक्सिस कहाँ लेते हैं, लेकिन ये दोनों एक्सिस आपने इस तरह से ली कि आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो इनके इंटरसेक्शन के पॉइंट को आपने ओरिजिन कहा। तो कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या है, कोऑर्डिनेट है इस प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट है, माना ये कोई पॉइंट पी है, मैंने पॉइंट पी यहाँ पे दिखाया है, पर ये पॉइंट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, कोई भी पॉइंट इस प्लेन में अगर है तो उस पॉइंट को लोकेट करना। लोकेट करने को आप एक इस तरह के एग्जाम्पल समझिए। माना आप यहाँ पे हैं, ओरिजिन पे आप खड़े हैं और आपको किसी पॉइंट पी तक पहुंचना है, ठीक है। पॉइंट पी पे हो सकता है कोई पार्टिकल हो, आप उस पार्टिकल को ट्रैक कर रहे हैं कि भाई वो पार्टिकल कहाँ पे है, ठीक है। और पार्टिकल भी आपको सोचना जरूरी नहीं है, बट इट्स अ गुड वे ऑफ थिंकिंग। तो उस पार्टिकल तक पहुंचने के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वही कोऑर्डिनेट्स है, इस तरह से आप सोच सकते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, माना ये कोई पॉइंट पी है और आप फिजिक्स मैथमेटिक्स में नॉर्मली इस तरह से कहते हैं कि ये जो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का, ये वेक्टर आर है, स्मॉल आर, जो हम यूजुअली जिसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ओके। उस पॉइंट या उस पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर ओरिजिन के सापेक्ष, ये वेक्टर ओरिजिन से शुरू हो रहा है और पॉइंट पी पे जाके खत्म हो रहा है, हमें इस पॉइंट पी में हमारा इंटरेस्ट है। तो इस पॉइंट पी को लोकेट करने के लिए, माना आपको इस पॉइंट पी तक पहुंचना है यहाँ से स्टार्ट करके, तो यूजुअली आप 2 नंबर्स की बात करते हैं जिन्हें आप एक्स और वाई कहते हैं। आप किसी को कह सकते हैं भाई, अगर आप इस ओरिजिन से स्टार्ट करें और 7 मीटर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलें और फिर जहाँ पे पहुँचें वहाँ से 3 मीटर वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलें, एक्स और वाई की वैल्यू माना 7 और 3 है, तो आपने बेसिकली ये 2 नंबर्स बता के इस पॉइंट को स्पेसिफाई कर दिया है। किसी दूसरे पॉइंट को स्पेसिफाई करना है, इस पॉइंट को स्पेसिफाई करना है, तो ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई। इस पॉइंट को स्पेसिफाई करना है पीछे की डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल एक्स नेगेटिव हो जाएगा, आप कहेंगे एक्स इक्वल टू -3। -3 का मतलब ओरिजिन से 3 यूनिट्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पीछे की डायरेक्शन में जाइए, 1 2 3 जो भी हो, और फिर वाई के अलॉन्ग ऊपर या नीचे जहाँ भी जाना है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट का सेंस आप इस तरह से सोचिए। कोई भी कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं अभी, तो 2 डायमेंशन में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने का वो एक तरीका है।
ओके अभी मैं कार्टेशियन वाले मेथड की बात कर रहा हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई वाले कोऑर्डिनेट्स, तो वहाँ पे आप एक देख सकते हैं हाँ ऐसा होता है। ओके बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की भी हम बात करें तो वहाँ भी आप इस आइडिया को देख सकते हैं। हाँ कोऑर्डिनेट्स बेसिकली किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करने का एक तरीका है। ओके उस पॉइंट को लोकेट करने का तरीका है दिस। हम स्टार्ट करते हैं लेट्स से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि बहुत फेमिलियर है। लेकिन मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में जिन चीज़ों की बात करूँगा ये चीज़ें आपको नोन हैं सब, लेकिन इन्हीं आइडियाज़ को हम बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में भी यूज़ करेंगे। तो हो सकता है यहाँ पे वो आइडिया आपको रिपीटेटिव लगे कि हाँ ये तो बहुत एलिमेंट्री है पता है, बट हम सेम आइडियाज़ को एक्सटेंड करेंगे बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। इसलिए पहले इसे देख लें। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स और वाई। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई पी को स्पेसिफाई करते हैं दो नंबर्स एक्स और वाई की मदद से, दो रियल नंबर्स एक्स और वाई, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जिसे आप कहते हैं। ठीक है हो सकता है 7 3 इस पॉइंट के, किसी इस पॉइंट के हो सकते हैं -2 5 किसी और पॉइंट के। तो ये दो नंबर्स जो हैं उनकी मदद से आप किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करते हैं। और यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर का नोशन भी लेते हैं। यूनिट वेक्टर आई और जे आप जानते हैं। ठीक है आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप या आई, मैं सिंपली आई भी कह सकता हूँ। ठीक है इसे आई कैरेट या आई कैप आप पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही जे यूनिट वेक्टर। ओके तो अगर आपने दो यूनिट वेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिए आई और जे, तो फिर इस तरह का डिकम्पोजिशन आप करते ही हैं। हाँ ये जो वेक्टर आर है इसको इस वेक्टर और इस वेक्टर के सम से हम बना सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे एरो नहीं लगाया था, अब मैं एरो लगाता हूँ। ये जो सदिशों के एडिशन का नियम होता है, वेक्टर्स के एडिशन का लॉ होता है, उसको अगर आप यूज़ करें तो ये जो वेक्टर है ये अभी आप केवल फिगर में समझिए, इस वेक्टर में अगर आप ये वाला वेक्टर ऐड करते हैं तो ये वाला वेक्टर मिलता है आपको। तो आर वेक्टर बराबर है ये वेक्टर, और ये वेक्टर कितना है, इसका परिमाण है एक्स, ये लंबाई एक्स के बराबर है, और इसकी डायरेक्शन है आई, यूनिट वेक्टर आई, जिसे मैं अक्सर फॉरवर्ड डायरेक्शन कहूँगा। फॉरवर्ड वैसे क्वालिटेटिव शब्द है पर इस कंटेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं फॉरवर्ड। आई यूनिट वेक्टर हमेशा आगे की डायरेक्शन में पॉइंट करता है। ओके आगे। और ऐसे ही जे यूनिट वेक्टर ऊपर की दिशा में, अपवर्ड, मैं इसे अपवर्ड कह सकता हूँ। ये बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी नहीं है पर यहाँ इस कंटेक्स्ट में मैं यूज़ करूँगा। तो अगर मैं आई और जे यूनिट वेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर लूँ, ओके, और रफली आई और जे यूनिट वेक्टर आप ये सोच सकते हैं, ये पेन आई यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में है और ये यूनिट वेक्टर जे की डायरेक्शन में है। तो एक्स आई प्लस वाई जे को मिला के हम अपना पोजिशन वेक्टर आर बना सकते हैं। ओके एक्स और वाई कार्टेशियन सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं, और आई और जे को आप समझिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ जो हमारे यूनिट वेक्टर्स आते हैं वो आई और जे हैं। ओके दिस, उसको किस तरह से मैं आई और जे के साथ क्यों बोल रहा हूँ, देखिए आई यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है, जिसे आप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कहते हैं। ओके इसको कई बार हम फिजिक्स में इस तरह का नोटेशन भी यूज़ करते हैं, आप लोग शायद बहुत एलिमेंट्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हम ऐसा भी नोटेशन कई बार यूज़ करते हैं। आई यूनिट वेक्टर को हम एक्स यूनिट वेक्टर लिख देते हैं और जे यूनिट वेक्टर को वाई। ओके ऐसे ही के यूनिट वेक्टर को हम जेड यूनिट वेक्टर 3 डायमेंशन में लिख देते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये आई और जे को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हाँ ये एक्स के साथ एसोसिएटेड वाला यूनिट वेक्टर है ये, और ये वाई के साथ एसोसिएटेड वाला यूनिट वेक्टर है। तो जो पोजीशन वेक्टर आर आपका है कार्टेशियन में, इसे आप डिकम्पोजिशन अगर कहें, ठीक है, उसको आप इस तरह से लिखते हैं। अच्छा फिर हम बात करते हैं चेंज की। माना ये किसी पार्टिकल की पोजीशन है, माना वो पार्टिकल मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल मोशन की बात हम वैसे बाद में करेंगे थोड़ी बात, बट से माना ये जो लाल है ये किसी पार्टिकल का पाथ है, वो पार्टिकल किसी समय पे यहाँ पे था और थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे होता है मोशन के बाद, और थोड़ी देर बाद यहाँ होता है और फिर कहीं और वो। तो अगर आप उस पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर की बात करें, ओरिजिन के सापेक्ष जहाँ पे वो पार्टिकल है वहाँ तक का वेक्टर को अगर मैं आर लिखूँ, तो ये आर जो है ये समय के साथ चेंज हो रहा है। माना अभी वो पार्टिकल यहाँ पे, थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, t=1 सेकंड पे यहाँ पे था और t=3 सेकंड पे माना वो यहाँ पे पहुँच गया, तो उसका पोजीशन वेक्टर समय के साथ चेंज हो रहा है। पहले उसका पोजीशन वेक्टर ये था और माना बाद में वो पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो उसका पोजीशन वेक्टर हो सकता है ये हो गया हो, और पहले कभी ये भी रहा होगा, अगर उस रास्ते से आ रहा है तो कभी पहले ये भी रहा होगा। तो पोजीशन वेक्टर जो है वो टाइम का फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से आप इमेजिन कीजिए कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो इसी चीज़ का जो पार्टिकल का मोशन है, माना उसके एक छोटे सेगमेंट को हम देखें, माना ये पॉइंट था, किसी टाइम टी पे जो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर था वो था आर, इस पॉइंट का नाम माना पी, पॉइंट पी, और थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। मैंने अब रास्ता नहीं दिखाया है इसमें, लेकिन रास्ते का थोड़ा दूर देर बाद वाला पॉइंट ये है, माना इसका नाम है पी डैश। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माना आर,
अब ये और ये पॉइंट बहुत दूर नहीं है, आप इसको इन्फिनिटेसिमल सोचिए, बहुत छोटे समय अंतराल में अगर ये हम इसे देख रहे हैं तो ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसी को मैंने डी आर लिखा है। ओके, मैं डिफरेंशियल कैलकुलस की लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है उसको मैंने डी आर लिखा है। ओके, मैंने देखिए वेक्टर्स पर मैंने एरो लगा के क्लियरली स्पेसिफाई करने की कोशिश की है कौन सी चीज़ वेक्टर है कौन सी नहीं है। ओके, तो ये इनिशियली पोजीशन वेक्टर ये था, यहाँ पे था पार्टिकल, आप इस तरह सोचिए, और थोड़ी समय बाद वो यहाँ पे पहुँच गया, तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो ये है डी आर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर। और फिर उसका जो नया पोजीशन वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, पोजीशन वेक्टर होता है उस पार्टिकल की पोजीशन ओरिजिन के सापेक्ष जो वेक्टर होता है। तो ओरिजिन के सापेक्ष इस समय ये वाला वेक्टर है, ये वाला, तो ये वेक्टर है आर प्लस डी आर, आर प्लस डी आर। आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं, पहले पोजीशन वेक्टर आर था और थोड़ी देर बाद पोजीशन वेक्टर बदल के हो गया आर प्लस डी आर। तो जो चेंज है वो कितने के बराबर है, डी आर के बराबर। तो मैथमेटिकली अगर आप यहाँ से भी निकालें, जिसे आप डिफरेंशियल लेना कहते हैं, अगर आप इस इक्वेशन का डिफरेंशियल लें तो डी आर बराबर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो किया उसने किसी भी समय में, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो इसे आप कोई ज़रूरी नहीं मोशन ही सोचें, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, आप एक पॉइंट पी और दूसरे पॉइंट पी डैश की बात कर रहे हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो छोटा सी ये वेक्टर है डी आर, इसकी वैल्यू इतनी होती है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। इसको ज्योमेट्रिकली भी आप समझ लें, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे का मतलब अगेन ये जो डी आर वैक्टर है ये वाला, ये केवल ये, इसको आप डी एक्स आई, डी एक्स स्मॉल लेंथ डी एक्स, और वो डायरेक्शन कौन सी है, आई, यूनिट वेक्टर आई की डायरेक्शन में, डी एक्स आई, और डी वाई लेंथ का एक वेक्टर जो कि जे डायरेक्शन में है, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे को मिलके इस वेक्टर को बना सकते हैं। आप इसे चाहे तो इसका डिफरेंशियल लेना भी सोच सकते हैं कि अगर आप इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशियल लें। ओके, तो ये तो दो पॉइंट्स पी और पी डैश के बीच जो कि बहुत क्लोज हैं, दो पॉइंट्स पी और पी डैश, उनके बीच का जो वेक्टर होता है वो आप इस तरह से लिखते हैं। ओके, डी एक्स आई प्लस डी वाई जी। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि हम बहुत ऐसे ही यूज़ करते हैं लेकिन आगे के डिस्कशन के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, आई और जे जो हैं यूनिट वेक्टर्स तो हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, उनका मैग्नीट्यूड, उनका परिमाण कितना है, 1 है, मतलब यूनिट लेंथ के वेक्टर हैं, एकांक सदिश यूनिट लेंथ के वेक्टर हैं। इनफैक्ट यूनिट वेक्टर शब्द आप जब भी इस्तेमाल करते हैं, कोई भी यूनिट वेक्टर हो, बाद में हमारे पास कोई दूसरे यूनिट वेक्टर आएंगे, माना हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आर आ सकता है, एक थीटा यूनिट वेक्टर आ सकता है, और 3 डायमेंशनल केस में फाई भी आ सकता है, और भी आ सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर का मतलब हमेशा, यूनिट वेक्टर का मतलब है लंबाई तो उसकी एकांक है, लेकिन वेक्टर के पास दो गुण होते हैं, एक परिमाण और एक दिशा। तो इसका मतलब परिमाण तो किसी भी यूनिट वेक्टर का हमेशा अलग होगा, 1 होगा, तो फिर अलग अलग यूनिट वेक्टर्स में डिफरेंस किस चीज़ का हो सकता है, डायरेक्शन का। तो इसको इस तरह से आपको माइंड में बैठाना चाहिए, यूनिट वेक्टर का असल काम एक्चुअली डायरेक्शन बताने का ही होता है। यूनिट वेक्टर में परिमाण में उसके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि आपको पहले से पता है, अच्छा ये अगर ये कोई चीज़ यूनिट वेक्टर है, माना मैंने कोई जनरल कोई चीज़ लिख दी, ईटा यूनिट वेक्टर, मैंने आपको ये भी बताया ईटा क्या है, लेकिन अगर आपने कोई ये कहा गया ये यूनिट वेक्टर है, तो आपको इतना तो पहले से पता है कि इसकी लंबाई एकांक है, ये यूनिट लेंथ का वेक्टर है, लेकिन डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन यहाँ हो सकती है या यहाँ हो सकती है या यहाँ, वो पता करना पड़ेगा कि ये ईटा कौन सी डायरेक्शन में है, ये है, ये है, ये। तो इसको इस तरह से सोचिए, कोई भी यूनिट वेक्टर का असली गुण जो होता है वो डायरेक्शन बताने का होता है। वेक्टर, यूनिट वेक्टर का काम ही डायरेक्शन बताना होता है, उसके मैग्नीट्यूड में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। मैग्नीट्यूड तो किसी भी यूनिट वेक्टर का हमेशा कितना होगा, 1 ही, ये वाला यूनिट वेक्टर हो, ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, आई वाला हो, जे वाला, सबका मैग्नीट्यूड 1 है। लेकिन डिफरेंस क्या है, माना आप आई और जे में ही सोचें, आई इस डायरेक्शन में पॉइंट करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जे इस डायरेक्शन में पॉइंट करता है अपवर्ड। तो डिफरेंस जो है आई और जे में मैग्नीट्यूड का नहीं है, डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन का। तो और जो मैं नोटेशन की बात कर रहा था, हम इस तरह का नोटेशन भी कई बार यूज़ करते हैं, यहाँ पे तो शायद मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मतलब आई यूनिट वेक्टर जो है बेसिकली वो एक्स कोऑर्डिनेट से संबंधित है, और जे यूनिट वेक्टर वाई से संबंधित। अब सामान्यतः हम जब बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, माना हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करने लगेंगे, तो एक कोऑर्डिनेट का नाम होगा आर और एक का होगा थीटा, और इनसे जो एसोसिएटेड हमारे यूनिट वेक्टर्स होंगे उनको हम ऐसे लिखते हैं, आर कोऑर्डिनेट के साथ संबंधित जो यूनिट वेक्टर है आर कैप, और थीटा के साथ संबंधित को थीटा कैप। तो उसी तर्ज पे एक्स कोऑर्डिनेट के साथ संबंधित यूनिट वेक्टर को अगर हम इस भाषा में लिखें तो हमें इस आई के बजाय इसे एक्स कैप लिखना चाहिए और जे को वाई कैप। तो ये नोटेशन भी हम कई बार यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे
इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन आगे हम आर थीटा में तो हम यही वाली सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आई और जे वेक्टर की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझ लीजिए, क्यों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करना सबसे आसान रहता है। फिजिक्स में आप कार्टेशियन के अलावा दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इस्तेमाल करते हैं, बट वो स्पेशल केसेस आप समझिए। सामान्यतः सबसे सिंपल जो स्थिति हमारे लिए बनती है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ बनती है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी नहीं कहना चाहिए मुझे, जो ये यूनिट वेक्टर्स आई और जे हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल किसी प्रॉब्लम में कर सकें तो इनका इस्तेमाल करना आपकी प्रॉब्लम को आसान बना सकता है। उसका कारण ये है, आई और जे यूनिट वेक्टर्स तो हैं, ये तो ठीक है, उनको आप इसके बजाय ऐसा भी लिख सकते हैं, वो क्या लिखने की बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये एक्चुअली कांस्टेंट वेक्टर्स होते हैं, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स होते हैं। यूनिट भी लिख देता हूँ चलो यहीं, यूनिट तो हमें पहले से ही पता है कि हाँ आई की लंबाई भी 1 है, जे की लंबाई भी। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैग्नीट्यूड, ये एम ए जी मैग्नीट्यूड इज़ 1 ऑलवेज, और एज फॉर एनी यूनिट वेक्टर आई और जे दोनों का परिमाण हमेशा 1 होता है। और ये तो किसी भी यूनिट वेक्टर का होता है, ये हो ये हो ये हो ये हो, कोई भी यूनिट वेक्टर है, लंबाई तो 1 है। लेकिन आई और जे की सबसे बड़ी खासियत जो है, सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है, जो कि हमें प्रॉब्लम्स के सिंप्लीफिकेशन के दौरान हम आंख बंद करके आप लोग करते भी आए हैं, आई और जे जो हैं ये कांस्टेंट वेक्टर्स होते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या है, देखिए वेक्टर के पास दो गुण होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आई वेक्टर और जे वेक्टर मैग्नीट्यूड तो इनका हमेशा 1 ही होना है, मतलब परिमाण तो हमेशा 1 है, तो परिमाण हमेशा कांस्टेंट है। लेकिन अब बात करते हैं डायरेक्शन की। आई यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है ये हमेशा फॉरवर्ड होती है। जैसे फॉरवर्ड का मेरा मतलब है ये डायरेक्शन, अगर मैंने एक्स एक्सिस इधर को लिया है तो एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है हमेशा आई यूनिट वेक्टर की वही डायरेक्शन होती है। क्या मतलब है इसका, माना ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मैंने एक्स एक्सिस कही और ये मैंने कही वाई एक्सिस। माना आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है, जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट पे खड़े हैं, तो इस पॉइंट पे अगर आपको यूनिट वेक्टर आई बनाने को कोई कहे तो आप कहेंगे ये जो मैंने ब्लू लाइन बनाई है ये है यूनिट वेक्टर आई, एकांक लंबाई का एक वेक्टर जो कि किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के अलोंग या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये हो गया आपका। अगर आप इस पॉइंट पे हैं, माना इस पॉइंट के बजाय आप इस पॉइंट पे खड़े हैं और यहाँ पे आपको कोई बोले यूनिट वेक्टर आई बनाओ, तो यूनिट वेक्टर आई लंबाई एकांक और स्टिल डायरेक्शन कौन सी, ये वाली। अगर इस पॉइंट पे कोई कहे ये, और ऐसे ही जे यूनिट वेक्टर जो है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड से मतलब वाई एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल पॉइंट करता है। तो अगर आपको जे यूनिट वेक्टर बनाने को कहा जाए तो पॉसिबली आप इस पॉइंट पे ऐसा कुछ बनाएंगे, एकांक लंबाई का एक वेक्टर, इस पॉइंट पे ऐसा। मैंने कुछ पॉइंट्स पे, यहाँ 5 पॉइंट्स पे मैंने एक्स वाई प्लेन में आई और जे वेक्टर्स बनाए हैं, आई वाले को ब्लू लाइन से, जे वाले को रेड लाइन से। लेकिन लंबाई के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, ये सब जितने एरोज़ हैं, चाहे रेड वाले ब्लू वाले जितने भी एरोज़ हैं, ये सब एकांक लंबाई के हैं, तो परिमाण में तो वैसे भी कोई वो नहीं था, संदेह नहीं था। लेकिन डायरेक्शन की अगर बात करें, ब्लू वाला वेक्टर जो है आई यूनिट वेक्टर, आप कहीं पे भी पॉइंट करें उसकी डायरेक्शन क्या है, ये, जिसे मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन कह रहा हूँ। तो यही मतलब है, आई यूनिट वेक्टर हमेशा इस डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो इस आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 और डायरेक्शन हमेशा फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, वो एक कांस्टेंट वेक्टर है। ये आपको बहुत ट्रिवियल लगेगा, लेकिन जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे तो ये कहानी चेंज हो जाती है। मैं यहीं पे आपको आंसर दे दूं जो हम आगे देखेंगे। आर यूनिट वेक्टर भी होता तो यूनिट वेक्टर है, लंबाई तो 1 ही होती है, पर इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग होती है, पॉइंट टू पॉइंट इसकी डायरेक्शन बदल सकती है। लेकिन आई यूनिट वेक्टर के साथ ऐसा नहीं होता है, आई यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी हमेशा क्या रहती है, सेम। तो वेक्टर के पास जो दो गुण है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो आई के दोनों गुण हर पॉइंट पे सेम है। लंबाई 1 डायरेक्शन फॉरवर्ड, लंबाई 1 डायरेक्शन फॉरवर्ड, लंबाई 1 डायरेक्शन फॉरवर्ड। ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है, वो तो बदल भी नहीं सकता, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा, लेकिन डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है। तो आई क्या है, कांस्टेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है लेकिन कांस्टेंट नेचर का। ऐसे ही जे क्या है, ये भी कांस्टेंट है, ओके। जे जिसे मैं अपवर्ड डायरेक्शन कह रहा हूँ, जे यूनिट वेक्टर आप कहीं भी इस प्लेन में कहीं पे भी आप हो, आप यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, जे यूनिट वेक्टर आप ऐसे बनाएंगे, ऊपर की ओर बनाएंगे, तो ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है आई यूनिट वेक्टर का, ना जे का चेंज होता है। आप किसी भी पॉइंट पे प्लेन में खड़े हों, आई फॉरवर्ड में प्लॉट करेंगे आप, जे ऊपर की ओर, तो इसीलिए कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है प्रॉपर्टी,
आगे हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन आप करते आए हैं, सबसे एलिमेंट्री स्टूडेंट भी जो हमारे हैं डिफ्रेंशिएशन आप करते हैं, और आपको पता है किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 0। डिफ्रेंशिएशन का रफली मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। तो यूनिट वेक्टर्स, आप वेक्टर्स का भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब बाकी वेक्टर्स का तो डिफ्रेंशिएशन जैसे भी निकालेंगे वो देख लेंगे हम, लेकिन जहाँ तक यूनिट वेक्टर आई और जे की बात आएगी, ये तो चेंज ही नहीं होते हैं। इनके रेट ऑफ चेंज कितना है, 0। किसी माना आप टाइम के साथ या किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इनका डिफ्रेंशिएशन लें तो वो डिफ्रेंशिएशन हमेशा होगा 0, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट। वेक्टर्स तो इनके नेचर में है, ये तो वेक्टर्स ही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ये कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं। और आप जानते हैं किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। ये चीज़ आप आंख बंद करके करते आए हैं, अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये चीज़ आप आंख बंद करके इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन जब आप बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में जाएंगे तो बाकी यूनिट वेक्टर्स कांस्टेंट नहीं होते हैं, तो वहाँ पे फिर आप ये चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करने में आता है वो संभवतः इसी कारण से आता है, क्योंकि इसके साथ जो आप यूनिट वेक्टर्स आई और जे इस्तेमाल करते हैं, जिनको मैं शायद ऐसा भी लिख सकता था, आई की जगह एक्स कैप और जे कैप की जगह वाई कैप, इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है, ये क्या है, कांस्टेंट वेक्टर्स है। तो कांस्टेंट वेक्टर होने के कारण डिफरेंशिएशन वगैरह करते हुए हम इनको किसकी तरह ट्रीट करते हैं, कांस्टेंट्स की तरह। बिल्कुल कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन में इनका कोई रोल नहीं होता, इसको अभी देख लेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी आप देखिए आई और जे की, जो आप जानते हैं आई डॉट जे बराबर 0। आई और जे यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। वो आप फिगर से भी समझ सकते हैं। ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 90, जिसे हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल शब्द जो है वो ऐसे लाइंस के लिए या ऐसे कर्व्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है सामान्यतः जो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। कोई जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन हो, माना आपके पास दो कर्व्स हैं इस तरीके के, ये और माना एक कर्व, चलिए मैं स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये इस सर्किल का हिस्सा है माना, और ये, लेकिन इनके बीच का इंटरसेक्शन का एंगल भी अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो आप कहेंगे ये दोनों कर्व्स इस पॉइंट पे ऑर्थोगोनल हैं। तो ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री, ओके, इंटरसेक्शन एट 90 डिग्री, या उन दो लाइंस या उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो आई डॉट जे आप फिगर से भी देख लिए, किसी भी पॉइंट पे आई और जे के बीच का एंगल 90, यहाँ भी 90, 90, 90, 90। आई और जे यूनिट वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा क्या होता है, 90। इसी इन्फॉर्मेशन को मैथमेटिकली या फिजिक्स में आप ऐसे लिखते हैं, आई डॉट जे बराबर 0। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन आप यूज़ करें, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, परिमाण एक एक है, लेकिन उनके बीच का एंगल है 90, कॉस 90 होता है 0। आई डॉट जे 0 होने का मतलब क्या है, आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। कहाँ पे इससे मेरा मतलब है, क्या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे किसी खास पॉइंट पे परपेंडिकुलर होते हैं, नहीं, हर पॉइंट पे। आप किसी भी पॉइंट पे आई और जे का डॉट प्रोडक्ट निकालिए तो उनके बीच का एंगल हमेशा कितना होता है, 90। इनफैक्ट आई और जे तो डायरेक्शन चेंज ही नहीं करते हैं, तो अगर इस पॉइंट पे इनके बीच का एंगल 90 है तो यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, 90, 90, आई डॉट जे 90। अगेन ये फीचर आपको ऐसा लगेगा अगर ये तो बहुत ट्रिवियल फैक्ट है, लेकिन जब हम इन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में जाएंगे तो फिर ये चीज़ें इंटरेस्टिंग होने लगती हैं, ओके। अच्छा, और साथ साथ अगर आप आई डॉट आई या जे डॉट जे निकालें तो वो 1 मिलता है। किसी वेक्टर को, किसी जनरल वेक्टर ए को जब आप खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, माना कोई वेक्टर ए है, तो ये करके आपको क्या मिलता है, ए का स्क्वायर, ए के परिमाण का स्क्वायर, मतलब जिसे हम कहते हैं वेक्टर ए की लंबाई उसका स्क्वायर, ओके। इनफैक्ट किसी वेक्टर की लंबाई निकालने का हमारा तरीका यही होता है, अगर किसी वेक्टर की लंबाई ए है तो उसको निकालने के लिए आप उस वेक्टर को खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो यूनिट वेक्टर की लंबाई कितनी बननी है, 1। तो आई डॉट आई भी 1 होता है, जे डॉट जे भी क्या होता है, 1, ओके। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं एक साथ, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट और आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट जो कि 0 है, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम मिला के एक साथ कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल। इसमें ये जो ऊपर वाली लाइन है ये है ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। ऑर्थोगोनल मैंने आपको कहा 90 डिग्री, ओके। ऑर्थोगोनल जैसे स्क्वायर या रेक्टेंगल के जो कॉर्नर्स होते हैं, माना इस आप अगर एक रेक्टेंगल सोचें तो रेक्टेंगल के कॉर्नर्स क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक है। ऑर्थोगोनलिटी वहाँ पे आती है, ऑर्थोगोनल 90 डिग्री, ये कंडीशन 90 डिग्री ऑर्थोगोनल की कंडीशन है। और किसी वेक्टर की लंबाई अगर एकांक हो तो हम उसे कहते हैं वो वेक्टर नॉर्मलाइज्ड है। यूनिट वेक्टर के बजाय हम एक दूसरा शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस वेक्टर को हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। तो ये जो कंडीशन है ये है ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन, और ये जो कंडीशन है ये है नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। तो
तो ये दोनों कंडीशंस अगर आप एक साथ देखें तो इसे हम कहते हैं ऑर्थोनॉर्मेलिटी की कंडीशन। ऑर्थोगोनल भी है और नॉर्मल भी है, नॉर्मलाइज्ड भी है। ओके बस। अच्छा, अब एक चीज़ और देखें यहाँ पे, माना आपके पास ये एक्सप्रेशन है, मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन कहीं से लिख दिया, उसको हम समझ चुके हैं, लेकिन ये एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है। अब मैथमेटिकली एक सवाल मैं आपसे पोज करता हूँ, माना हमें यहाँ से यूनिट वेक्टर आई को निकालना है। ये एक्सप्रेशन है, किसी तरह से मैथमेटिक्स करके हमें इसमें से आई को एक्सट्रैक्ट करना है, आई यूनिट वेक्टर को निकालना है। ओके, तो उस निकालने का मतलब क्या है? अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सी वो करना चाहूँगा, जो हमारे बिल्कुल बिगिनिंग स्टूडेंट्स हैं BSc 1 के, आपने डिफ्रेंशिएशन तो किया होगा इंटरमीडिएट में, पॉसिबली आपने पार्शियल डिफ्रेंशिएशन भी किया होगा। ठीक है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन बेसिकली क्या करते हैं, अभी तो हम आर थीटा की बात नहीं कर रहे हैं, माना मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँगा। तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का मीनिंग सिंपली क्या होता है, अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो उस समय वाई या वाई के किसी भी फंक्शन को आप क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। और अगर आप वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स को क्या मानते हैं, कांस्टेंट। आपके जो इन्हें हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये जिन्हें हम कोऑर्डिनेट्स कह रहे हैं ना, मैथमेटिकली इनको हमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तरह सोचते हैं। और जब आप एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उस समय दूसरे को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, और जब दूसरे वाले के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इस वाले पहले वाले को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। एक्चुअली यही नोशन हमारा जब हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे वहाँ भी चलेगा। वहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट एक्स वाई नहीं है, अब आप आर थीटा की दुनिया में होंगे। हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये आएगा, हम कहेंगे हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब आप आर और थीटा को कोऑर्डिनेट्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी आप पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो वहाँ पे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन या तो आप आर के सापेक्ष कर सकते हैं या थीटा के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। जब आप आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे होंगे उस समय आप थीटा को कांस्टेंट मानेंगे, और जब थीटा के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो आर को कांस्टेंट मानेंगे। ओके, ऐसा भी हो सकता है जब आप आर थीटा वाली दुनिया में हों, जब हम आर और थीटा कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर रहे हों, माना उन एक्सप्रेशंस में एक्स और वाई भी आ रहा है किसी कारण से, तो आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हुए आपने केवल थीटा को कांस्टेंट ट्रीट करना है, एक्स और वाई को नहीं। इसको ऐसा सोचिए, ये अलग दुनिया के हैं, ठीक है, इनमें आपस में ये रिलेशन है। जब पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वाई कांस्टेंट, और वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स कांस्टेंट। माना एक्स वाई के साथ आप काम कर रहे थे, लेकिन कहीं से उस एक्सप्रेशन में आपके पास आर या थीटा भी आ रखा था, तो आर या थीटा को आप कांस्टेंट ट्रीट नहीं करेंगे। एक्स वाई में आपस में एक्स के पार्शियल डिफरेंशिएशन में वाई को कांस्टेंट, वाई के पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक्स को कांस्टेंट। आर थीटा वाली दुनिया में है, आर के पार्शियल डिफरेंशिएशन में थीटा को कांस्टेंट, थीटा के पार्शियल डिफरेंशिएशन के टाइम पे आर को कांस्टेंट। ओके, तो इतना एलिमेंट्री नॉलेज वैसे आपको होगा, बट दिस आई एम गोइंग टू यूज़। तो जो मेरा सवाल था कि मेरे पास ये एक लाइन लिखी हुई थी, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ था कि आर यूनिट वेक्टर बराबर, आर यूनिट वेक्टर नहीं, आर पोजिशन वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, आई और जे यूनिट वेक्टर्स, वो हम, और बल्कि ये तो कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स हैं। ओके, लेकिन ये आई इस एक्सप्रेशन से हम खींच के बाहर निकाल सकते हैं। खींच के मतलब कोई मैथमेटिक्स करके क्या मेरे को आई मिल सकता है? तो प्लीज़ चेक, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूं, इसको डेल आर ओवर डेल एक्स, आर का, इस आर वेक्टर का डिफरेंशिएशन, लेकिन पार्शियल वाला किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो वैसे तो ये एविडेंट होना चाहिए, बट स्टिल, अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, आई और जे तो कांस्टेंट वेक्टर्स ही होते हैं। उसका इससे मतलब नहीं है कि आप डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के या वाई के या कुछ और। आई और जे का तो कोई भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करें तो आई और जे का डिफरेंशिएशन तो कितना होगा, जीरो, या सिंपली आप कहें वो तो कांस्टेंट की तरह व्यवहार करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में आप देखें, जब मैं एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आई मेरा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना पड़ता है। तो इस एक्सप्रेशन में x के पार्शियल डिफरेंशिएशन के टाइम पे ये टर्म कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और j कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। i और j को तो मैं ट्रीट भी नहीं बोलना चाहिए, i और j तो हमेशा ही कांस्टेंट वेक्टर्स होते हैं, लेकिन x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन जब मैं कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा सेकेंड टर्म क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो आपको जीरो देगा। और इस टर्म में भी आपने आई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, तो डिफरेंशिएशन केवल एक्स का होना है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में वन टाइम्स आई। ऐसे ही इसी एक्सप्रेशन का पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर आप वाई के रेस्पेक्ट में करें, इस पूरे एक्सप्रेशन का,
तो डेल आर अपॉन डेल वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल है। मैंने डी अपॉन डी एक्स नहीं लिखा है, पार्शियल वाला डेल अपॉन डेल एक्स। ओके, होपफुली यू ऑल नो दिस, इवन आवर बिगिनिंग स्टूडेंट्स नो दिस। ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन है आपका, कंप्लीट डिफरेंशिएशन, और ये है पार्शियल, ये कर्ली डी जो हम यूज़ करते हैं। ओके दिस। तो सिमिलरली अगर आप y के रेस्पेक्ट में इसी एक्सप्रेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करें, जब आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट मानना है, x कांस्टेंट, i और j तो हमेशा कांस्टेंट वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर्स, तो x i का डिफरेंशिएशन तो होगा ही नहीं, जीरो देगा, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया y के पार्शियल डिफरेंशिएशन के टाइम पे, और y के रेस्पेक्ट में केवल y का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा जो कि 1 होता है, और बचेगा j कांस्टेंट की तरह दिस। तो जो मेरा सवाल था उसका मैथमेटिकली उत्तर ये है, ये सिंपल, ये लाइन। भाई अगर इस एक्सप्रेशन में से आपको यूनिट वेक्टर आई निकालना है तो आर पोजीशन वेक्टर को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, और अगर आपको यूनिट वेक्टर जे निकालना है तो उसी पोजीशन वेक्टर आर को वाई कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ओके, और यहाँ पे बेटर है थोड़ी देर के लिए अगर मैं आई की जगह एक्स लिखता, एक्स यूनिट वेक्टर लिखता, और जे की जगह अगर मैं वाई यूनिट वेक्टर लिखता, तो इन दो एक्सप्रेशंस को मैं ऐसे भी लिख सकता था। अगर आपको एक्स यूनिट वेक्टर निकालना है तो पोजीशन वेक्टर को एक्स कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और अगर आपको वाई यूनिट वेक्टर निकालना है तो पोजीशन वेक्टर को वाई कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ये चीज हमें अपने आगे कैरी करनी है। जो यूनिट वेक्टर आपको निकालना हो, पोजीशन वेक्टर को उस कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। देखिए ये एक्स है और ये एक्स यूनिट वेक्टर है, आई यूनिट वेक्टर को मैंने अब यहाँ पे एक्स यूनिट वेक्टर लिखा है, और जे यूनिट वेक्टर को लिखा है वाई यूनिट वेक्टर। तो इस तौर पे देखने पे बिल्कुल चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। जो यूनिट वेक्टर आपको निकालना हो, पोजीशन वेक्टर लीजिए, आर पोजीशन वेक्टर जो है लीजिए, और उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में कर दें अगर आप, तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ओके दिस। अभी इस कहानी में थोड़ा चेंज होगा बट मोर और लेस इट्स ओके। तो यहाँ पे मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, जैसे डॉक्टर देता है ना दवाई का प्रिस्क्रिप्शन, ये करो तो इलाज हो जाएगा। तो यहाँ पे इलाज का मतलब ये है, क्योंकि हम ये चीज़ें कार्टेशियन में देख रहे हैं, ये आपको यहाँ बहुत ऑर्डिनरी लग सकती हैं, लेकिन अब जब मैंने इसे प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी काम करेगा, इसमें भी काम करेगा, स्फेरिकल पोलर में भी काम करेगा, और भी कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपके पास है तो ये प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आ गया। अगर कोई जनरल कोऑर्डिनेट का नाम ईटा है, मैं ये भी नहीं बता रहा मैं कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कार्टेशियन की बात कर रहा हूँ, प्लेन पोलर की बात कर रहा हूँ, 3 डायमेंशन में स्फेरिकल पोलर की बात कर रहा हूँ, सिलेंड्रिकल की बात कर रहा हूँ, पैराबोलिक की बात कर रहा हूँ, और भी कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है। लेकिन माना उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट का नाम ईटा है, कोई सा भी एक, आपने थोड़ी देर के लिए ईटा कह दिया, तो ईटा कोऑर्डिनेट अगर कोई है तो ईटा कोऑर्डिनेट से संबंधित भी कोई यूनिट वेक्टर होगा, ईटा यूनिट वेक्टर। तो ईटा यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, इसी तर्ज पे एक्स यूनिट वेक्टर निकालना है तो आर पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन पार्शियल एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, वाई निकालना है यूनिट वेक्टर आर ई का डिफरेंशिएशन पार्शियल वाई के रेस्पेक्ट में कर दो। तो ईटा यूनिट वेक्टर निकालना है तो अगेन आर पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन पार्शियल ईटा वाले कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में अगर आप कर दो। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैंने इक्वल टू नहीं लिखा है, यहाँ पे इक्वल टू मिसिंग है, मैंने लिखा है हाँ लगभग ये इसके जैसा होता है, इसीलिए मैंने कहा यहाँ पे ये एक्सप्रेशंस आपको इक्वल टू मिल रहे हैं, लेकिन लास्ट में हमें इस एक्सप्रेशन में एक्चुअली थोड़ा सी करेक्शन करना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे। लेकिन रफली आप यहाँ से ये आइडिया दिमाग में बैठा सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है, लेकिन उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर किसी एक कोऑर्डिनेट को आपने ईटा कहा, आप एक्स को ईटा समझ सकते हैं, वाई को ईटा समझ सकते हैं, आर थीटा में से आर को ईटा समझ सकते हैं, थीटा को, और भी जो कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर किसी एक कोऑर्डिनेट को आप थोड़ी देर के लिए ईटा समझ रहे हैं तो ईटा कोऑर्डिनेट से संबंधित जो यूनिट वेक्टर है ये है उसको निकालने का तरीका। ईटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, किसका, पोजीशन वेक्टर का, बस। अब इसको थोड़ा सी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं जाऊँगा, ठीक है। इस लाइन को याद आप रख सकते हैं, यूनिट वेक्टर ईटा पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्योर इंक्रीमेंट ऑफ ईटा। पहली चीज़ तो ये है, देखिए अगर मैं किसी यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ, वेक्टर के पास दो गुण होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर ये यूनिट वेक्टर है, सचमुच ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। तो मैग्नीट्यूड के बारे में आपको कुछ नहीं निकालना है, कोई भी यूनिट वेक्टर हो, एक्स हो, वाई हो, आर यूनिट वेक्टर हो, थीटा यूनिट वेक्टर हो, जेड यूनिट वेक्टर हो, हर किसी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो ये ईटा कोऑर्डिनेट के संगत किसी यूनिट वेक्टर की आप बात कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन कहाँ है। यूनिट वेक्टर के पास केवल एक गुण होता है डायरेक्शन बताने का, ये
मैग्नीट्यूड तो आपको पता है, उसकी लंबाई तो एकांक है, तो डायरेक्शन तो हमारे लिए इंटरेस्ट यही है, मैथमेटिकली हम कुछ ऐसा करके निकालेंगे, बट इंटरेस्टिंग फीचर उसमें से क्या निकल के आएगा, ईटा की डायरेक्शन कहाँ है। तो जो यूनिट वेक्टर ईटा है, मैंने यहाँ पे एक लिखा है, इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्योर इंक्रीमेंट ऑफ ईटा। अब इसका मतलब क्या है, इसको अगेन कार्टेशियन में समझने की कोशिश करते हैं। माना मैं एक 2 डायमेंशनल प्लेन में था, मैं किसी पॉइंट P पे खड़ा था ये, और मैं थोड़ा सी डिस्प्लेसमेंट मैंने किया और मैं थोड़ी देर बाद P डैश पे था, मतलब मैंने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया dr का, ये मैं किसी पॉइंट पे था 2 डायमेंशन में ये, और बाद में मैं यहाँ पे चले गया। ओके, मैं या कोई पार्टिकल या कोई जरूरी नहीं है पार्टिकल या वो भी हो, ये एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है कुल मिला के dr। ओके, अच्छा, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें कुछ x का हिस्सा भी है और कुछ y का हिस्सा भी है। x और y का हिस्से से मेरा मतलब है, अगर मैं फिगर में दिखाऊं तो आपको इमीडिएटली क्लियर हो जाएगा, ये और ये इतना डिस्प्लेसमेंट अगर मैं x एक्सिस के अलोंग करूं, जिसको आप dx लिखते हैं, और इतना डिस्प्लेसमेंट अगर मैं y एक्सिस के अलोंग करूं, तो मैं ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको इस तरह से ब्रेक कर सकता हूं। इसको ऐसा कहना चाहिए, ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इसको मैंने 2 डिस्प्लेसमेंट से कवर कर दिया। लेकिन इन 2 डिस्प्लेसमेंट की खासियत क्या है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट पूरी तरह पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग है, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट पूरी तरह से दूसरी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग है। आपने इस समय कहा, ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि भाई हम सारी बात जो हैं एक्स और वाई के टर्म में करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। एक्स और वाई के टर्म में बात करने का मतलब हमारे जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं या तो वो एक्स या एक्स के पैरेलल होंगे, ये एक्स की डायरेक्शन में, और ये वाला कहाँ है, वाई की डायरेक्शन में। तो जो मैं एक शब्द कई बार इस्तेमाल करूंगा प्योर, ये कोई टेक्निकल शब्द नहीं है, ये मैंने केवल क्वालिटेटिवली लिखा है, इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन या इस तरह से किया है। प्योर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो मेरा ये हुआ, ये वाला P और P डैश के बीच, लेकिन इसमें से केवल x, अगर आप प्योर x मोशन की बात करें तो प्योर x मोशन केवल इतना हुआ है, बाकी इसमें y मोशन का हिस्सा है। तो अगर आप केवल x वाले मोशन की बात कर रहे हैं कि हाँ भाई हम x कोऑर्डिनेट को देख रहे हैं और x कोऑर्डिनेट से संबंधित यूनिट वेक्टर x को निकालना चाह रहे हैं, x कोऑर्डिनेट जिसे आप बोलते हैं, हाँ ये x एक्सिस है, x कोऑर्डिनेट कुछ है, उससे रिलेटेड एक x यूनिट वेक्टर होगा जिसे आप सामान्यतः वैसे I लिखते हैं। तो I यूनिट वेक्टर बेसिकली कहाँ पॉइंट करेगा, यूनिट वेक्टर माना आप ईटा की जगह I सोच रहे हैं, यूनिट वेक्टर I या x यूनिट वेक्टर कहाँ पॉइंट करेगा, जिस डायरेक्शन में जाने पे प्योरली x बढ़ता है। आप ईटा की जगह थोड़ी देर के लिए x रखिए, x यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा कि जिस डायरेक्शन में जाने पे केवल x प्योरली इंक्रीज करता है। x प्योरली इंक्रीज करने के मतलब को इस तरह से सोचिए, माना आप इस पॉइंट पे हैं, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ये दिखाता हूँ, आप इस पॉइंट से कई डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ। लेकिन अगर आपने माना ये वाला डिस्प्लेसमेंट किया, ये वाला ही, तो इसमें थोड़ा x डिस्प्लेसमेंट भी है और थोड़ा y डिस्प्लेसमेंट भी है, इसको मैं प्योर नहीं मान रहा हूँ। प्योर x डिस्प्लेसमेंट से मेरा मतलब ये है आप इस पॉइंट से थोड़ा आगे मूव करें, थोड़ा सी मूवमेंट तो आपको करना है, लेकिन आपका मूवमेंट करने पे केवल x कोऑर्डिनेट पे फ़र्क पड़ना चाहिए, y कोऑर्डिनेट पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको मैं और आपको एलिमेंट्री तरीके से ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। माना ये कोई पॉइंट था, इनफैक्ट मैं यहाँ के कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ बहुत सिंप्लिसिटी के लिए। माना x कोऑर्डिनेट है 3 और y कोऑर्डिनेट है माना 2, तो आप लिखते हैं भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 3 2। अब आप यहाँ से थोड़ा सी डिस्प्लेसमेंट करें तो आप इस पॉइंट पे भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ आप इनफाइनाइट चॉइसेस आपके पास हैं डिस्प्लेसमेंट करने की। dr के लिए डिस्प्लेसमेंट करने के लिए आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस हैं। सोचिए आप एक कदम बढ़ा रहे हैं यहाँ से, एक कदम आप यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं, यहाँ। अब आप जब ये कदम अपना बढ़ाएंगे तो x और y कोऑर्डिनेट दोनों बदलेंगे। माना आप यहाँ गए, इस पॉइंट पे गए, इसको मैंने लार्ज डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया, तो हो सकता है आपका x कोऑर्डिनेट भी थोड़ा बदल गया हो, क्योंकि देखिए x एक्सिस में आप थोड़ा आगे आ गए हैं, इस पॉइंट पे आ गए हैं, तो हो सकता है x कोऑर्डिनेट 3.2 हो गया हो और y कोऑर्डिनेट 2.7 हो गया हो, माना फॉर एग्जांपल। या आप इस पॉइंट पे आए तो x कोऑर्डिनेट कम हो गया, ठीक है, चेंज हो गया, 3 से माना 2 पे चेंज हो गया, और y कोऑर्डिनेट जो है 2 से थोड़ा बढ़ गया है, माना 2.2 फॉर एग्जांपल। तो आप इस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट करें तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो सकते हैं। लेकिन मेरा प्योर से मतलब क्या है, अगर मैं x यूनिट वेक्टर के बारे में कुछ नॉलेज निकालना चाह रहा हूँ, x या y यूनिट वेक्टर के बारे में, तो मैं डिस्प्लेसमेंट तो करूँगा इस पॉइंट से, लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट अपना ऐसा करूँगा कि केवल x कोऑर्डिनेट पे फ़र्क पड़े, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज ना हो।
तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 2। मुझे यहाँ से एक कदम बढ़ना है किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन वो कदम बढ़ाने के बाद मैं जिस नए पॉइंट पे पहुँचूँ वाई कोऑर्डिनेट स्टिल कितना रहना चाहिए 2। हाँ, और एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ जाना चाहिए, बल्कि वो कितना बढ़ना चाहिए यूनिट, हम यूनिट वेक्टर खोज रहे हैं बट यूनिट भूल जाइए आप। पॉइंट ये है मुझे ऐसी डायरेक्शन में अपना कदम बढ़ाना है ताकि एक्स कोऑर्डिनेट 3 से बदल जाए, माना 3 से हो जाए वो 4, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कितना रहे 2 का 2 ही रहे। इसे मैं कह रहा हूं प्योर एक्स डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान केवल एक्स कोऑर्डिनेट पे फर्क पड़ा, वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वाई तो 2 का 2 ही रहा। हाँ, एक्स बदल गया, हमने डिस्प्लेसमेंट जरूर किया है, ऐसा नहीं हम उसी पॉइंट पे हैं, लेकिन ये 4 2 पॉइंट होता कहाँ पे है? अगर आप इसी ग्राफ में देखें 3 2 अगर ये वाला पॉइंट है तो 4 2 ये वाला पॉइंट होता है। एक्स एक्सिस पे जो एक यूनिट आगे होता है और हाइट उसकी 2 ही होती है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट को हमने चेंज नहीं किया। हाइट मतलब ये 2, ये पहले भी 2 था अभी भी 2 है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट पहले 3 था अब ये 4 हो गया, तो आप यहाँ पहुँचे। तो अगर आप यहाँ से चल के और अपना कदम ये रखते हैं, जिसको मैं रेड एरो से दिखा रहा हूँ, ये आपका एक छोटा सी कदम है ये, तो ये है मेरा प्योर एक्स डिस्प्लेसमेंट। जिसे अगेन ये क्वालिटेटिव शब्द है, ये कोई टेक्निकल शब्द नहीं है, ये मैंने ऐसे ही कह रहा हूँ, लेकिन मेरा मंतव्य क्या है, प्योर एक्स, मैं इसे प्योर एक्स डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूँ। इस समय जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मैं पुराने पॉइंट पे नहीं हूँ, मैं नए पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट तो किया है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान केवल एक्स कोऑर्डिनेट पे फ़र्क पड़ा है, वाई कोऑर्डिनेट पे फ़र्क नहीं पड़ा है। ये जो है यही तो यूनिट वेक्टर आई की डायरेक्शन होती है। अब आप इस वाक्य को फिर से पढ़िए, ईटा की जगह एक्स रख के यूनिट वेक्टर एक्स अगर आपको निकालना है, एक्स यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वो किस दिशा में पॉइंट करता है? इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्योर इंक्रीमेंट ऑफ एक्स। ईटा की जगह हम एक्स सोच रहे हैं, एक्स केवल एक्स कोऑर्डिनेट बदलने की जो दिशा होती है वही यूनिट वेक्टर आई या एक्स की दिशा होती है। इसकी दिशा पता करने के लिए आपको एक ऐसा कदम उठाना है जो केवल एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज करे, वाई कोऑर्डिनेट को टच भी ना करे। यही तो होता है। अब अगेन यहाँ पे आपको लगेगा मैं कहानी बहुत लंबी खींच के वो कर रहा हूँ, बट जब आप दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में जाएंगे तो यही चीज़ आपकी मदद करेगी। ओके, तो इस आइडिया को दिमाग में बैठा लें। इन जनरल, और डिफ्रेंशिएशन या पार्शियल डिफ्रेंशिएशन क्या मेजर करता है? रेट ऑफ चेंज। ये जो कैलकुलेशन है, अगर डेल आर अपॉन डेल ईटा को आप एक्स के टाइम पे सोच रहे हैं कि डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो रफली डेल आर अपॉन डेल एक्स का यही मतलब है, आप आर का चेंज देख रहे हैं, लेकिन प्योरली किसके साथ? केवल एक्स के साथ। आपको इस वाले चेंज में कोई इंटरेस्ट नहीं है जिसमें एक्स और वाई दोनों की हिस्सेदारी है। इस चेंज में ये भी चेंज है, आर में डी आर का चेंज हो गया, थोड़ा सी चेंज हो गया है, लेकिन इस चेंज में प्योर एक्स का चेंज नहीं किया आपने, एक्स के साथ थोड़ा वाई का चेंज भी है। इस वाले चेंज में भी एक्स के साथ थोड़ा वाई का चेंज मिक्स हो रखा है, इतना एक्स चेंज और इतना वाई चेंज। लेकिन ये वाला जो चेंज है जिसे मैंने रेड एरो से दिखाया है, इस प्रोसेस में वाई चेंज नहीं हुआ है, वाई कांस्टेंट। पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप यही तो करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हुए वाई को कांस्टेंट। वाई को कांस्टेंट रखने का मतलब ये वाला कदम, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं और नहीं। वाई को कांस्टेंट रखते हुए अगर आपको चेंज करना है, आर को फिर भी बदलना है, डी आर हो रहा है, आर में चेंज तो करना है बट वाई को कांस्टेंट रखते हुए, तो यही तो कदम होगा। और यही किसकी डायरेक्शन है? यूनिट वेक्टर आई या एक्स की। इसी आइडिया को अगर आप यूनिट वेक्टर वाई के लिए लगाना चाहें, वाई मतलब जिसे सामान्य भाषा में आप जे कहते हैं, वैसे आपको पता है जे यूनिट वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में पॉइंट करता है, ऊपर मतलब वाई एक्सिस कह लो, लेकिन माना आपको ये नहीं पता है, तो फिर से वैसे ही स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी पॉइंट पी पे खड़े हैं, ये पॉइंट पी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी। अब आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी नहीं लिख रहा हूँ इस समय। अगेन आप इस पॉइंट से एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर का कहीं भी कर सकते हैं, आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब ईटा की जगह आपकी बार वाई सोचिए। अगर आपको यूनिट वेक्टर वाई के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको एक प्योर डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, प्योर इंक्रीमेंट देखना पड़ेगा। किसका? वाई का। ईटा की जगह आप वाई सोच रहे हैं, वाई यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो आपको एक प्योर इंक्रीमेंट देखना पड़ेगा वाई का। प्योर इंक्रीमेंट वाई का मतलब क्या है? आप यहाँ से एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कीजिए, जिसका नाम तो हम डी आर ही रखेंगे, लेकिन डी आर तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। इस डी आर की खासियत ऐसी होनी चाहिए कि इस स्टेप के दौरान एक्स कोऑर्डिनेट पे फर्क ना पड़े, केवल वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो, प्योर वाई डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप समझ गए होंगे वो यही वाला कदम तो होगा। अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाते हैं तो जो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट था, माना 2 था, एक्स कोऑर्डिनेट 2 था, तो अभी भी नए पॉइंट पे भी एक्स कोऑर्डिनेट 2 ही रहेगा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप उतनी दूरी पे हैं।
हाँ, y के अलॉन्ग आपकी दूरी बढ़ गई है, पहले माना y एक्सिस के अलॉन्ग दूरी पहले 1 थी और आपने एक कदम और चला तो अब वो दूरी 2 हो गई। तो ये जो ब्लू एरो है ये एक ऐसे डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है जो प्योरली किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है, और यही तो j की डायरेक्शन होती है, यही है इस चीज़ का मतलब। और मैथमेटिकली जो हम ये मैथमेटिक्स करते हैं इसका भी यही मतलब, डेल आर अपॉन डेल वाई टाइप की हम कुछ स्टेप जब करते हैं y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, मतलब r y के साथ तो बदल रहा है लेकिन केवल y के साथ बदल रहा है। x इस समय आपने किसकी तरह ट्रीट किया है, कांस्टेंट की तरह। y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने की मैथमेटिक्स कैसे करते हैं, x को कांस्टेंट मानते हैं। x को कांस्टेंट मानने का मतलब क्या है, ये आप x एक्सिस पे ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चेंज की बात कर रहे हैं, r में चेंज की बात कर रहे हैं, तो r का चेंज फिर किसके सापेक्ष हो रहा है, केवल y के सापेक्ष। x को तो आप चेंज ही नहीं कर रहे हैं। ये तो ये जो जनरल रेसिपी है इसको दिमाग में बैठा लें, इसको मैं आगे और करेक्ट करूँगा, बट ये हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये होगा। अगेन ये बहुत एलिमेंट्री आपको लग सकता है कि मैं कहानी को लंबा खींच रहा हूँ, बट नहीं, जब हम स्फेरिकल पोलर या इवन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे हाँ रियली ये इस तरह से हमें थिंक करना चाहिए। तो इन जनरल अब आप फिर से इस फिगर को देख सकते हैं, माना आपको आई और जे के बारे में नॉलेज नहीं था, लेकिन अब आप इस ज्ञान के हिसाब से सोचें, आप कहीं पे भी खड़े हैं, अगर आप कार्टेशियन सिस्टम में वर्क कर रहे हैं और आपको केवल x की वैल्यू में परिवर्तन करना है, तो आपको जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं वहाँ से इस ब्लू एरो के डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। थोड़ा सी एक कदम, अगर ये यूनिट लेंथ है, अगर आप एक कदम इस ब्लू वेक्टर की डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ चले गए, या जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चले गए, या यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, तो आपका केवल x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y चेंज नहीं होगा। और अगर आप उन्हीं पॉइंट से स्टार्ट करके अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं एक कदम, ये रेड एरो, तो अब की बार y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। तो ये डेफिनेशन यही कह रही है, और ये केवल अब एक्स वाई के लिए नहीं है, लेकिन आप किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क करें तो मैथमेटिक्स आपको इस तरीके की करनी है। किसी कोऑर्डिनेट ईटा से रिलेटेड यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो इस तरह की, और मैंने अभी इक्वल टू नहीं लिखा है, इसमें हम थोड़ा सी एक मॉडिफिकेशन और करेंगे, पर मोर और लेस कहानी यही है। यूनिट वेक्टर ईटा निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर आर को ईटा वाले कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें, बस। ओके, कुछ और फीचर्स जो हैं अगेन कार्टेशियन के, ओके, इनको जो कि बहुत कॉमनली आप जानते हैं, बट आगे के लिए हमारे लिए फिर यूज़फुल होंगे कंपैरिजन करने के लिए। हमारे जो दो कोऑर्डिनेट्स थे x और y, तो अगर मैं इस तरह की इक्वेशंस लिखूं कि x बराबर कांस्टेंट या y बराबर कांस्टेंट, c या c डैश कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू आप कितनी भी ले सकते हैं, तो x बराबर c जो है ये आप जानते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल माना ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है, ये जिसे आप x एक्सिस कहते हैं और ये y एक्सिस कहते हैं, ये है ओरिजिन। और ये जो मैंने बाकी लाइंस बनाई हैं, इन लाइंस के साथ देखिए मैंने लिखा हुआ है, अगर आप मैथमेटिकली ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जब आप लिखने जाते हैं तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप लिखते हैं x बराबर 0। इस पूरी लाइन पे आप कहीं भी खड़े हो तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो चेंज हो सकती है, लेकिन x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0। इसीलिए इक्वेशन जो है, अगर मैं सिंपली इक्वेशन बोलूँ, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, x बराबर 0। ऐसे ही ये जो स्ट्रेट लाइन है, इससे एक यूनिट दूरी पे इसकी इक्वेशन होती है x बराबर 1। ऐसे ही इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है x बराबर 2। पीछे की तरफ जो स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल, इसकी इक्वेशन x बराबर -1। तो आप देख सकते हैं ये जो ऊपर की इक्वेशन है x बराबर c कोई कांस्टेंट है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, 50 हो सकता है, -50 हो सकता है, -1.1 भी हो सकता है, x बराबर 1.1 बराबर वाली ये इक्वेशन ये होगी। तो अगर मैं इस तरह की इक्वेशंस को देख रहा हूँ, मतलब मैंने अपने कोऑर्डिनेट जो लिया है उस वेरिएबल को अगर मैं कांस्टेंट के बराबर सेट करूँ तो मुझे बेसिकली क्या मिल रही हैं, ये लाइंस, ये वर्टिकल लाइंस। ऐसे ही जो मेरा दूसरा कोऑर्डिनेट है इसको किसी कांस्टेंट के बराबर सेट करूँ, ये कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, ठीक है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -2 हो सकता है, -50 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 1.7 हो सकता है, 2.9 हो सकता है। तो आप जानते हैं इस लाइन की इक्वेशन y बराबर 0, इस पूरी लाइन पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है। y मतलब सिंपली जिसे हम हाइट कह सकते हैं, ठीक है, ओरिजिन से हाइट कितनी है, तो हाइट इस लाइन पे हर जगह हाइट 0 होती है। और ये वाली जो लाइन है इससे ऊपर एक यूनिट ऊपर, इसकी इक्वेशन होती है y बराबर 1, और इस इसकी लाइन इक्वेशन y बराबर 2, और नीचे कोई लाइन की इक्वेशन y बराबर -1, और नीचे होगी y बराबर -5। तो अगर जो मेरे कोऑर्डिनेट्स थे उनको मैं अगर कांस्टेंट के बराबर सेट करूं तो मुझे कुछ लाइंस मिल रही हैं। लाइन के बजाय मैं अब जनरल शब्द यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा कर्व्स,
क्योंकि यहाँ पे तो ये स्ट्रेट लाइन मिल रही हैं, बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें स्ट्रेट लाइंस नहीं मिलेंगी, लेकिन कर्व जरूर मिलेंगे। आपको हो सकता है ऐसा कर्व मिल जाए, ये एक सर्कल मिल सकता है आपको, या और कोई शेप मिल सकती है, तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, लेकिन ये एक जनरल फीचर अगेन जो हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर मैं अपने कोऑर्डिनेट्स को या आप उन्हें वेरिएबल्स कहें, एक्स और वाई जो हमारे वो हैं, इनको अगर मैं कांस्टेंट के बराबर सेट करूं तो बेसिकली मैं कर्व्स की बात कर रहा हूं। एक कर्व, दूसरा कर्व, तीसरा कर्व, चौथा कर्व, पांचवा कर्व, और ऐसे ही वाई वाले कर्व्स। लेकिन अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये देखिए, इन सारे कर्व्स को अगर मैं कार्टेशियन केस में प्लॉट करूं तो मुझे एक ग्रिड मिलता है। इसे मैं ग्रिड स्ट्रक्चर कह रहा हूं, एक ये इस तरह की जो शेप है, एक ग्रिड। बल्कि यहाँ पे जो ग्रिड है वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ग्रिड है। माना आपका दोनों एक्सिस पे स्केल एक जैसा है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो बेसिकली आपका क्या बन रहा है, स्क्वायर ग्रिड। ग्रिड में इस तरह के स्ट्रक्चर को कह रहा हूँ, तो आपको एक ग्रिड जैसा पैटर्न मिल रहा है, लेकिन वो पैटर्न कैसा है, उस ग्रिड की शेप क्या है, आप उसे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर। और आसान शब्दों में कहूँ, बेसिकली मैंने ग्राफ पेपर बनाया है। आपने ग्राफ पेपर सबने इस्तेमाल किया है। ग्राफ पेपर ऐसी लाइंस का समूह तो होता है, बहुत क्लोज होती है, पर ऐसे और कुछ ऐसे। तो कार्टेशियन सिस्टम में अगर मैंने अपने कोऑर्डिनेट्स को कांस्टेंट के बराबर सेट किया तो मुझे एक ग्रिड पैटर्न मिला। ग्रिड का मतलब यहाँ पे वो ग्राफ पेपर जैसा स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगेन आपको ये बहुत ट्रिवियल लगेगा, ये x इक्वल टू ये y इक्वल टू सम कांस्टेंट वाला कर्व है, एक y इक्वल टू 1 वाला, y इक्वल टू 2। कोई भी ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, मैं स्ट्रेट लाइन नहीं कह रहा हूँ, जनरल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। आप इस फैमिली में से एक कर्व उठाइए, ये एक कर्व की बात नहीं हो रही है, जिसे हम फैमिली ऑफ कर्व्स कहते हैं। c की वैल्यू 0 रखो तो ये वाली लाइन, c की वैल्यू 1 रखो तो ये वाली लाइन, c की वैल्यू 2 रखो तो ये वाली लाइन। तो आप जब मैं इस तरह की इक्वेशन लिखता हूँ x बराबर c, तो मैं केवल एक लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, फैमिली ऑफ लाइन्स की बात कर रहा हूँ। c को अलग अलग वैल्यू देके आपने पूरा एक परिवार की बात कर रहे हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ लाइन्स। ऐसे ही y बराबर c डैश, ये लाइन भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी, c डैश को अलग अलग वैल्यू देते रहें, आप पूरी एक फैमिली की बात कर रहे हैं। तो आप दो अलग अलग फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं, एक फैमिली ये और एक फैमिली ये। लेकिन अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, ये फैमिलीज़ कई पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन जहाँ पे भी इनका इंटरसेक्शन होता है वहाँ पे इंटरसेक्शन का एंगल कितना है, 90। ये जो हैं, अगर मैं इन्हें फैमिली ऑफ कर्व्स कहूँ, ग्रिड जो मिला ये बेसिकली ऑर्थोगोनल कर्व्स से मिलके बना है। मैंने यहाँ पे अगेन मैं रिपीट कर दूँ, यहाँ पे मैं कर्व के बजाय स्ट्रेट लाइन भी कह सकता था, लेकिन जब हम बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाएंगे तो हमेशा हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। तो जनरल शब्द में यहीं से इस्तेमाल शुरू करना हूँ, कर्व्स। ये एक तरह के कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाले, और ये दूसरे तरह के कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फैमिली ऑफ कर्व्स है, लेकिन मैं सिंपली कर्व्स कह रहा हूँ। इन फैमिलीज़ का जब इंटरसेक्शन होता है तो वो इंटरसेक्शन 90 डिग्री पे होता है, ऑर्थोगोनल कर्व्स। ये एक्स वाई बराबर 1 वाला x बराबर -1 वाले से इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री, y बराबर -1 वाला x बराबर 0 से भी 90 पे इंटरसेक्ट करता है। तो इस फैमिली का कोई भी मेंबर इस फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल। तो इसी चीज़ को मैंने ऐसे लिखा है। इस समय जो सिचुएशन बनी है हमारे पास, एक ग्रिड मिला है, उसको आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ग्रिड कह सकते हैं, और सिंपल सोचने के लिए हो सकता है कई बार मैं उसे ग्राफ पेपर लाइक स्ट्रक्चर बोलूँ, ठीक है, क्वालिटेटिवली आप कह सकते हैं। लेकिन ये ग्रिड बना कैसा है, अब ये ग्रिड हमारे सामने बन गया तो आप देख रहे हैं, अरे इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑर्थोगोनल कर्व्स। आपने बहुत सारे ऑर्थोगोनल कर्व्स लिए हैं, ऐसे कर्व्स प्लॉट किए जो आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो अलग बात है। इस समय वो कर्व्स एक्चुअली क्या है, स्ट्रेट लाइन्स हैं, आपने स्ट्रेट लाइन्स ली, लेकिन दिस ग्रिड इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑर्थोगोनल कर्व्स। बहुत एलिमेंट्री चीज़ है, बट आगे इंटरेस्टिंग होगा बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और अगर हम इस स्पेस में कहीं भी जाना चाहें, यहाँ पे मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, स्पैनिंग द स्पेस। स्पैन शब्द का मतलब होता है मापना, कुछ इस तरह से, जैसे हम हाथ से मापते ना, ये 1 2 कुछ इस तरह से, मापने का सेंस ये है। अगेन आप इस तरह से सोचिए, माना आप इस पॉइंट पे खड़े हैं ओरिजिन पे, और इस 2 डायमेंशनल प्लेन में आपको कहीं पे भी जाना है, किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है, हो सकता है वो ये पॉइंट हो या बहुत दूर का कोई पॉइंट हो या कहीं भी, तो उसको इस ग्रिड स्ट्रक्चर में अगर आप सोचें, तो इस ग्रिड स्ट्रक्चर में माना सिंप्लिसिटी के लिए आपको इस पॉइंट पे जाना है, ये ओरिजिन है और आपको इस पॉइंट पे जाना है, तो इस ग्रिड का इस्तेमाल करके आप इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। कैसे, ये चलो, इस ग्रिड लाइन के अलोंग अगर आप यहाँ से यहाँ चले, और फिर इस ग्रिड लाइन के अगर अलोंग आप यहाँ से यहाँ चले, तो आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। आप केवल ग्रिड लाइंस के अलोंग चलते हुए, ग्रिड लाइंस हमने जिस भी तरीके से बनाई, अब मेरे पास एक ग्रिड बन चुका है, तो इन ग्रिड लाइंस का इस्तेमाल करके आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब आप बोलेंगे नहीं जी,
मैं यहाँ कैसे पहुँचूंगा, इन ग्रिड लाइन से कैसे पहुँचूंगा? अरे इस फिगर में मैंने केवल कुछ ग्रिड लाइंस दिखाई हैं, एक लाइन ये वाली भी तो होगी, ये x बराबर 1 वाली लाइन है, x बराबर 2 वाली लाइन है, एक x बराबर 1.5 वाली लाइन भी तो होगी, तो वो लाइन इस पॉइंट से गुजर रही होगी, या अगर इस पॉइंट से नहीं गुजर रही, इसके बगल का पॉइंट है माना, तो x बराबर 1.6 ले लो। ये तो हमने कुछ ग्रिड लाइंस बनाई हैं। जब मैं इस फैमिली की बात करता हूँ, इस फैमिली में सारी लाइंस हैं, सारी वर्टिकल लाइंस हैं, तो आप किसी भी पॉइंट तक पहुँचने के लिए एक ग्रिड लाइन और दूसरी ग्रिड लाइन के अलॉन्ग चल के इस पॉइंट तक पहुँच सकते हैं। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करने का एक मतलब ये भी है, जो हमारा इस समय ग्रिड स्ट्रक्चर बन रहा है ना, केवल उस ग्रिड स्ट्रक्चर के अलॉन्ग चलते हुए आप यहाँ पहुँच सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ से यहाँ ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे घूम के गए या सीधे चले गए या यहाँ से चले गए, लेकिन कार्टेशियन सिस्टम में हम जिस तरह से सोचते हैं या हमें सोचना चाहिए, हम इन ग्रिड लाइंस को फॉलो करते हुए यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं। ये चले एक्स वाली ग्रिड एक लाइन के अलॉन्ग और फिर इसके अलॉन्ग ये पहुँच गए। इस ग्रिड स्ट्रक्चर को बनाने का ये मतलब भी था। आप इस ग्रिड पैटर्न को फॉलो करते हुए पूरे स्पेस को स्पैन कर सकते हैं। पूरे स्पेस को स्पैन करना मतलब यहाँ के बजाय आप यहाँ जाना चाहते हैं इस पॉइंट पे, तो ये कहीं यहाँ पीछे आएंगे और फिर ये, तो मूव अलॉन्ग वन कर्व, एक कर्व के अलॉन्ग मूव करो। मैं स्ट्रेट लाइन ना कह के कर्व कह रहा हूँ। एक कर्व के अलॉन्ग मूव किया और फिर देन अलॉन्ग, फिर दूसरे कर्व के अलॉन्ग। जो हमारी ग्रिड लाइन्स हैं उन कर्व्स के अलॉन्ग अगर मैं मूव करूँ तो मैं इस स्पेस में कहीं भी जा सकता हूँ। पूरे 2D स्पैन को, पूरे 2D स्पेस को मैं नाप सकता हूँ। ठीक है, आप चाहे तो इसे क्वालिटेटिवली कदमों से नापना भी समझ सकते हैं, हाँ 1 कदम 2 कदम 3 कदम, लेकिन हमेशा या तो आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं या केवल वाई एक्सिस के अलॉन्ग, अपनी ग्रिड लाइंस को आप फॉलो करते जा रहे हैं। ओके दिस, सो या ये आप ऐसे सेवरल स्टेप्स में भी कर सकते हैं। मैंने 1 लिखा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, केवल ग्रिड लाइंस के अलॉन्ग चलते हुए आप यहाँ से यहाँ गए, फिर आप यहाँ से ऊपर गए, फिर आप इधर चले गए, फिर ये चले गए ये। लेकिन अगर आप इस तरीके से भी जाएंगे तो हमेशा आप ग्रिड लाइंस के अलॉन्ग ही जा रहे हैं। आप ऐसे भी जा सकते हैं, ये गए, फिर ये ऊपर गए, फिर आप बहुत पीछे आ गए, यहाँ कहीं पीछे आ गए, और फिर ये फिर ऊपर गए और फिर इधर चले गए। लेकिन हमेशा अगर आप ग्रिड लाइंस के अलॉन्ग चलते रहें, केवल ग्रिड लाइंस के अलॉन्ग, और ग्रिड लाइन का मतलब आप फिर से समझ रहे हैं, ये कोई भी ग्रिड लाइन के अलॉन्ग अगर आप चलते हैं, आप इस पॉइंट पे माना पहुंच गए चलते चलते, अगर आप यहाँ से यहाँ चलते हैं ये, तो आप केवल एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहे हैं, और अगर आप ऐसे चलते हैं तो आप केवल वाई कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहे हैं। जो मैं यूनिट वेक्टर में आपको आइडिया दे रहा था उसके साथ भी इसे कनेक्ट कीजिए। ये जो एक ग्रिड इस समय बना है, जो कि एक बहुत एलिमेंट्री फीचर है, इस ग्रिड लाइन के अलॉन्ग या इन ऑर्थोगोनल कर्व्स के अलॉन्ग चलने का मतलब क्या है? पहले पॉइंट तो यह है, केवल इन कर्व्स के अलॉन्ग चलते हुए मैं इस पूरे स्पेस में कहीं भी पहुंच सकता हूं। पूरे स्पेस को, जिसे हम टेक्निकली कहते हैं, वी कैन स्पैन द होल 2 डायमेंशनल प्लेन। इस पूरे 2 डायमेंशनल तल को हम पूरी तरह से वो कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। लेकिन इस ग्रिड के अलॉन्ग मूव करने का मतलब क्या है? अगर आप ऐसे किसी सेगमेंट के अलॉन्ग चलते हैं, ऐसे, कोई जरूरी नहीं आप यहाँ पूरा जाएं, हो सकता है आप केवल यहाँ तक जा रहे हो, फिर यहाँ से ऊपर जा रहे हो, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये केवल आपकी एक्स की वैल्यू को चेंज करेगा, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट केवल वाई की वैल्यू को। तो जो पिछले वाला वो था उससे भी इसे रिलेट करें, लेकिन इस समय हमें एक ग्रिड पैटर्न मिला, और ग्रिड पैटर्न हमारा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टाइप का है, और जो हमारे कर्व्स हैं, ये स्ट्रेट लाइंस का सेट और ये वाली स्ट्रेट लाइन का सेट, ये हर पॉइंट पे 90 डिग्री पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट। और इस ग्रिड की मदद से आप पूरे स्पेस में कहीं भी पहुंच सकते हैं। ग्राफ पेपर सोचिए, ग्राफ पेपर में किसी भी पॉइंट तक जाने के लिए आप कुछ एक्स डिस्प्लेसमेंट और कुछ वाई डिस्प्लेसमेंट करके ग्राफ में कहीं भी पहुंच सकते हैं। ओके, अच्छा एक और चीज़, कार्टेशियन में हमारा डिस्कशन थोड़ा लंबा हो गया, बट लेट मी डू इट स्लोली। कुछ और जो कैलकुलेशंस हम आगे करेंगे दूसरे सिस्टम्स में, यहाँ पे अगेन बहुत एलिमेंट्री हो जाती है कार्टेशियन में। माना पोजीशन वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे, आई की डायरेक्शन क्या होती है? फॉरवर्ड। ओके, ये और एक्स, इस टर्म में, इस पहले टर्म में भी जो 2 चीज़ें आ रही हैं, एक्स और आई डायरेक्शन बताने का काम करेगा। ठीक है, आई यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा फॉरवर्ड होती है। एक्स ये बता रहा है उस फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना, माना एक्स की वैल्यू 3 है, तो डायरेक्शन मतलब ये वाली, और कितना? 3, 1 2 3। अगर आप आई को एक कदम सोचें, यूनिट लेंथ का एक कदम सोचें, तो 3i का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में 3 कदम, 15i का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में 15 कदम, -7i का मतलब डायरेक्शन तो ये वाली है लेकिन माइनस साइन के कारण अपोजिट, बैकवर्ड डायरेक्शन में 7 कदम, -7i। ऐसे ही जे का मतलब, तो ये टर्म ऐसा कुछ। अब माना सोचिए
ये एक्स और वाई किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स थे। से ये वाला सिचुएशन, कोई पार्टिकल मोशन कर रहा था और ये माना उसका रास्ता था। तो इस समय जब ये पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट इतना है, वाई कोऑर्डिनेट इतना है। थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी बदल गया, वाई कोऑर्डिनेट भी बदल गया। कोई जरूरी नहीं है बढ़ रहा हो, घट भी सकता है, हो सकता है पार्टिकल पीछे को आ रहा हो और फिर नीचे आ रहा हो, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो चेंज हो रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट भी समय के साथ बदल रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी समय के साथ बदल रहा है। तो अगर माना कि आप मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी पार्टिकल के, सिंगल पार्टिकल है माना सिस्टम में, तो ये एक्स जो है ये टी का फंक्शन हो सकता है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। वाई भी टी का फंक्शन हो सकता है, से मूविंग पार्टिकल्स पोजीशन, आप किसी मूव करते हुए पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो एक्स और वाई दोनों टाइम के साथ हो सकता है चेंज हो रहे हैं। ओके, तो फिर जो आर है वो भी टी का फंक्शन होगा। आप उस सिचुएशन में जो पोजीशन वेक्टर है वो तो वैसे भी क्लियर है। अगर ये किसी पार्टिकल का पाथ है तो पहले तो आर ये था और थोड़ी देर बाद आर हो गया ये, और फिर आर जब वो यहाँ पहुँचा आर हो गया ये, तो पोजीशन वेक्टर तो लगातार बदल ही रहा है, तो आर टी ये हो गया। इसी चीज़ को आप कहते हैं पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट, ओरिजिन के सापेक्ष उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो सिंपली मैं उसे पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ, आप इसी को कहते हैं। अच्छा, पार्टिकल का या आपके पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी पे वो पार्टिकल कहाँ पे है, उसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके की आपने लिखी, उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लिखा। ओके, अच्छा, फिर जब आप डायनेमिक्स करते हैं सिस्टम्स की, तो आप पार्टिकल की वेलोसिटी में भी इंटरेस्टेड होते हैं। माना आपको हर समय किसी पार्टिकल की पोजीशन पता है, इस तरह का एक्सप्रेशन आपके पास है, तो इस एक्सप्रेशन से आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी आप कहते हैं, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, टाइम के सापेक्ष पोजीशन कितनी तेजी से चेंज हो रही है। और यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्मूलेज में बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन में, तो वेक्टर आर का डिफरेंशिएशन, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन अगर आप टाइम के सापेक्ष करें तो वही क्या होता है, वेलोसिटी, वेग। तो ये डिफरेंशिएशन लेकिन करते कैसे हैं मैथमेटिकली, अगेन यहाँ पे आपको ये चीज़ आप करते आए हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पे क्या आइडियाज़ इन्वॉल्व होते हैं। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है, ये टी के रेस्पेक्ट में कंप्लीट डिफरेंशिएशन है। आप इस टर्म का डिफरेंशिएशन कीजिए पहले। आपको पता है ए प्लस बी का डिफरेंशिएशन होता है, तो एक बार ए का डिफरेंशिएशन होता है, दूसरी बार बी का। लेकिन जब आपने टी के रेस्पेक्ट में इस टर्म का डिफरेंशिएशन किया, आप केवल एक्स वाले टर्म का डिफरेंशिएशन लेते हैं, आई का डिफरेंशिएशन नहीं लेते हैं। कारण, अगेन कारण वही है, यूनिट वेक्टर आई तो एक कांस्टेंट वेक्टर होता है, टाइम के साथ पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन आई यूनिट वेक्टर तो, चाहे पार्टिकल यहाँ पे था, आई यूनिट वेक्टर ये था, पार्टिकल यहाँ आया ये हुआ, मैं आई यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ। आई यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही था और डायरेक्शन हमेशा ये सेम डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। मैं अलग अलग पॉइंट्स पे उसे प्लॉट कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल ये वेक्टर जो है मैथमेटिकली, ये वेक्टर और ये वेक्टर और ये वेक्टर एक ही है, ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ और ना इसकी डायरेक्शन चेंज हुई। तो आई यूनिट वेक्टर डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, या डिफ्रेंशिएशन के रेस्पेक्ट में या कभी भी वो तो एक कांस्टेंट वेक्टर है। तो वो ये चीज़ आप करते आए हैं पीछे से। लेकिन ये पॉइंट क्यों इंटरेस्टिंग हो जाएगा, जब हम आर या थीटा यूनिट वेक्टर पे जाएंगे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डिस्कशंस में, ये कांस्टेंट वेक्टर्स नहीं होते हैं, तो फिर इनके डिफ्रेंशिएशन का ध्यान रखना पड़ता है। आई और जे के साथ काम करने का, कार्टेशियन सिस्टम को यूज़ करने का शायद एक सबसे बड़ा एडवांटेज डायनेमिक्स करते हुए ये रहता है। अगर आप प्रॉब्लम को आई और जे में डील कर सकते हैं तो आसानी यही होती है, डिफ्रेंशिएशन करते हुए इनको चिंता नहीं करनी होती है, तो कांस्टेंट्स हैं। तो जब आप इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, आई तो हो गया कांस्टेंट, और एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी टी, जितना भी निकले हो, एक्स आपको माना एक्स बराबर टी स्क्वायर दे रखा है, तो ये डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। ऐसे ही जे का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, जे कांस्टेंट की तरह, डी वाई बाई डी टी कांस्टेंट की तरह नहीं, बल्कि कांस्टेंट है वो, आई और जे कांस्टेंट वेक्टर्स है। तो आप ऐसे ही तो निकालते हैं। अगर पार्टिकल की पोजीशन आपको दे रखी है तो उसकी वेलोसिटी आप इस तरह की मैथमेटिक्स करके निकालते हैं। एक्स कंपोनेंट जिसे आप कहते हैं डी एक्स बाई डी टी इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस डी वाई अपॉन डी टी यूनिट वेक्टर जे, वेलोसिटी। इस चीज़ की मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट आइडिया ये यूज़ हुआ, आई और जे क्या है, कांस्टेंट वेक्टर्स। और इसी चीज़ को आप इस वाली वैल्यू को वी एक्स लिख देते हैं और इस वाली वैल्यू को लिख देते हैं वी वाई। वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल अगेन फिगर बनाएं, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, अब माना ये किसी टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी वाला वेक्टर है, तो इस वेक्टर का भी एक एक्स कंपोनेंट बन रहा है और एक वाई कंपोनेंट बन रहा है। ये है वी एक्स और ये है वी वाई, घटक कंपोनेंट्स, कार्टेशियन कंपोनेंट्स।
तो वेलोसिटी जो पार्टिकल के पाथ के दौरान, ये पार्टिकल चल रहा है रास्ते में, तो इस पॉइंट पे माना इसकी वेलोसिटी कहीं है, वैसे वो टेंजेंशियल टू पाथ होगी, पर माना ये है वेलोसिटी, तो ये अगर ये वाला वेक्टर है, ये वाला, तो खुद इस वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, वी एक्स और वी वाई। वी एक्स वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। लेकिन वो वी एक्स होता कितना है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी आप वी एक्स लिखते हैं, और डी वाई अपॉन डी टी कितना लिखते हैं, वी वाई। जो वेलोसिटी वेक्टर है, कोई जरूरी नहीं है पार्टिकल की वेलोसिटी प्योरली एक्स एक्सिस के अलोंग हो या प्योरली वाई एक्सिस के अलोंग हो, लेकिन उसके जो कंपोनेंट्स हैं, एक्स के अलोंग का कंपोनेंट वी एक्स, वाई के अलोंग का, और वी एक्स और वी वाई की वैल्यू डी एक्स अपॉन डी टी। कार्टेशियन में अगेन ये बहुत एलिमेंट्री चीज़ें हैं, बट आगे यही प्रिस्क्रिप्शन हम दूसरे जगह यूज़ करेंगे जैसे। और अगर मैं रिगरस मैथमेटिक्स में ना जाऊँ, अगर यहाँ सब जगह अगर मैं डी टी को हटा दूँ, डी टी को अगर आप एक तरह का डिवीज़न सोचें, वैसे डिफरेंशिएशन डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है। डी बाई डी टी अपने आप में पूरा एक सिंबल होता है, आप जानते हैं ये मैथमेटिक्स से, डी बाई डी टी डिफरेंशिएशन का एक ऑपरेशन होता है पूरा। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर आप फिजिसिस्ट लेवल ऑफ रिगर पे अगर आप डी टी को सब जगह से हटा दें, तो डी आर बराबर डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, जिस चीज़ को हमने यहाँ इस तरह से दिखाया था, ये स्मॉल डी आर जो है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। अगेन ये आइडिया यहाँ पे एलिमेंट्री है, आगे इंटरेस्टिंग हो जाएगा दिस। तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, अगर आपको कोई कहे कार्टेशियन में किसी पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आप इस तरह की प्रोसेस से निकाल लेते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। फिर अगर आपको वेलोसिटी के बाद कोई एक्सेलरेशन त्वरण निकालने को कहे, तो आप कहते हैं भाई एक्सेलरेशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है, तो इसको अगर एक बार और टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, तो फिर से वही कहानी होगी, भाई आई और जे तो हैं कॉन्स्टेंट्स, इनका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो डिफरेंशिएशन एक होगा वी एक्स का टी के रेस्पेक्ट में और एक वी वाई का, तो ये बनेगा मैथमेटिकली। अगेन यहाँ पे क्या मैथमेटिक्स यूज़ हुई है, ये वाली, ये आइडिया भी बहुत फिर से यूज़ हुआ है। आई और जे के साथ ये काम आप पहले से करते आए हैं, लेकिन ये हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये आगे लागू नहीं होगा। आप इसे इस तरह से सोचिए, आई और जे की दुनिया में या एक्स और वाई कार्टेशियन दुनिया में ये चल गया कि जो आपके यूनिट वेक्टर्स थे उनके डिफरेंशिएशन पे, उनके चेंज पे आपको कभी ध्यान नहीं देना पड़ा, क्योंकि वो चेंज ही नहीं होते हैं। आई हमेशा यूनिट लेंथ फॉरवर्ड डायरेक्शन, जे हमेशा यूनिट लेंथ अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जब बाकी यूनिट वेक्टर्स आएंगे तो हो सकता है वो चेंज हो रहे हों, और होते भी हैं इन जनरल, तो फिर पॉइंट टू पॉइंट अगर यूनिट वेक्टर चेंज हो रहा है तो आप इस तरह के डिफरेंशिएशन इतने आराम से नहीं कर पाएंगे। तो यही पॉइंट है। लेकिन यहाँ फॉर द टाइम बिंग अगर आप इस एक्सप्रेशन को आप एक बार और टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो ए जिसे आप एक्सेलरेशन कहेंगे डी वी बाई डी टी, डी वी एक्स बाई डी टी, आई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई कांस्टेंट की तरह, प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जी। ओके, अगेन इस टर्म को आप कहते हैं, अच्छा ये एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है और ये एक्सेलरेशन का क्या है, वाई कंपोनेंट। जैसे ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स थे, तो ए एक्स की वैल्यू डी वी एक्स अपॉन डी टी और ए वाई की वैल्यू डी वी वाई अपॉन डी टी, और आप यहाँ वी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ये वाली डी एक्स बाई डी टी वाली, तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर और ए वाई बराबर डी टू वाई अपॉन। एक्सेलरेशन जो है एक्स कंपोनेंट का 2 बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एक्स कोऑर्डिनेट का, और वाई की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वाई कोऑर्डिनेट का 2 बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जिस चीज़ को आप शायद इस तरह का नोटेशन भी यूज़ करते हैं, एक्स डबल डॉट हम 2 बार टाइम के रेस्पेक्ट के डिफरेंशिएशन के इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, शॉर्ट हैंड। और ऐसे ही आप इसे शायद इस तरह से भी लिखते हैं, वाई डबल डॉट। अगेन ये सब चीज़ें आप कर चुके हैं, दीज आर वेरी वेरी एलिमेंट्री आइडियाज़, पर नेक्स्ट केस में इमीडिएटली इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। ओके, तो ये जो मैंने यहाँ पे ये चीज़ डिस्क्राइब की है, ये पॉसिबली ये शॉर्ट में मैं इसे कहूँगा डायनेमिक्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायनेमिक्स आप इस तरह से करते हैं, अगर आपको एक्स एक्सिस के अलोंग का एक्सेलरेशन निकालना है तो बेसिकली वो एक्स डबल डॉट होता है, एक्स डबल डॉट मतलब डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ऐसे ही है। तो ये कार्टेशियन सिस्टम में से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो आप संभवतः जानते और बहुत अच्छे से यूज़ करते आए थे, पर उनको स्लाइटली एक डिफरेंट व्यू पॉइंट से यहाँ पे मैंने पेश किया है, ठीक है। वो व्यू पॉइंट भी आप जानते थे, लेकिन अब इस व्यू पॉइंट को हम एक्सटेंड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और तब आप देखेंगे किस तरह से हमारे कैलकुलेशंस या बाकी फीचर्स निकल के आते हैं, दैट वी विल सी इन द लेक्चर्स टू कम। So with that, I would like to conclude this discussion for the time being. Thank you everybody.